हेलो एवरीवन, दिस इज़ विशाल हियर। वेलकम टू माय चैनल वे शिक्षा। और हम लोग जो कोर्स कंटिन्यू कर रहे हैं वो है लाइफ प्रोसेस रेस्पिरेशन, मतलब रेस्पिरेशन इज़ दी सेकेंड लाइफ प्रोसेस। तो जल्दी से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि पिछले वीडियोस में या पिछले 3-4 वीडियोस में हम लोगों ने क्या क्या किया। आगे जाने से पहले एक चीज़ मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगा दोस्तों कि मेरा पढ़ाने का मकसद ना सिर्फ अपना वीडियो देना है, ना सिर्फ उसके लाइक्स और ये बढ़ाना है, बल्कि आपको एक क्वालिटी एजुकेशन भी प्रोवाइड करना है। मतलब मैं ये भी चाहता हूँ कि आपके दिमाग में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ या कॉन्सेप्ट पार्ट आपके दिमाग में अच्छे से बैठ जाए। और इसी वजह से मेरा हर वीडियो में पिछला जो भी चीज़ मैं पढ़ाया रहता हूँ उसको मैं एक बार रिकॉल ज़रूर करता हूँ। तो इस वीडियो में भी मैं उसी तरह से रिकॉल करूँगा और देखूँगा, हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से पिछले वीडियोज़ में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था, ठीक है, और कौन कौन से कॉन्सेप्ट हम लोगों ने लिया था। तो जल्दी से आगे बढ़ते हैं और रिकॉल कर लेते हैं, देखते हैं कि हम लोगों ने पिछले लास्ट 3-4 वीडियोस में हम लोगों ने रेस्पिरेशन के बारे में क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले हम लोगों ने रेस्पिरेशन का डेफिनेशन देखा। डेफिनेशन क्या होता है रेस्पिरेशन का नीड क्या होता है, क्यों होता है, क्या ज़रूरत है रेस्पिरेशन का, मॉलिक्यूलर फार्मूला, ठीक है, नॉट मॉलिक्यूलर फार्मूला, उसका जो रिएक्शन है, मतलब कि रेस्पिरेशन में जो बेसिक रिएक्शन इन्वॉल्व होते हैं वो हम लोगों ने देखा था। C6H12O6 + 6O2 गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। मतलब रेस्पिरेशन के दौरान इस तरीके का केमिकल रिएक्शन हमारे बॉडी में या हमारे सेल में चलता रहता है। वेयर डज इट टेक प्लेस, कहाँ होता है, साथ ही साथ कुछ क्वेश्चंस थे आप लोगों के रेफरेंस के लिए एंड आई होप कि आप लोगों ने इन सबों का आंसर दे दिया होगा। एनाबॉलिक वर्सेस कैटाबॉलिक, मतलब कि एनाबॉलिक रेस्पिरेशन क्या होता है, कैटाबॉलिक रेस्पिरेशन क्या होता है, साथ ही साथ रेस्पिरेशन और कंबशन में किस तरीके का रिलेशन होता है। बेसिकली दोनों एक ही चीज़ होता है, हम रेस्पिरेशन को कंबशन भी कह सकते हैं। तो बेसिकली कंबशन ऑफ फूड इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस में क्या रिलेशन है, तो ये दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं, मतलब दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन कितने होते हैं, एनारोबिक रेस्पिरेशन, साथ ही साथ एनारोबिक रेस्पिरेशन में जब यीस्ट में एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है तो उसको हम बेसिकली अल्कोहलिक फर्मेंटेशन कहते हैं। अब ये यीस्ट का क्या कहते हैं फर्मेंटेशन, साथ ही साथ लैक्टिक एसिड का फर्मेंटेशन, ये आज बेसिकली अच्छे तरीके से मैं आपको क्लियर करूंगा, ठीक है। मतलब किस तरीके के ऑर्गेनिज्म में किस तरीके का रेस्पिरेशन होता है, उसका बाय प्रोडक्ट क्या होता है, ये मैं आज के वीडियोस में अच्छे तरीके से एक फ्लो चार्ट बना करके आपको प्रेजेंट करूंगा, सो दैट कि ये अच्छे से आपके दिमाग में बैठ जाए, ठीक है। एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट क्या होता है, साथ ही साथ स्टेजेस इन रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन में कौन कौन सा स्टेजेस इन्वॉल्व होता है, प्लांट रेस्पिरेशन क्या होता है, एनिमल रेस्पिरेशन क्या होता है। एनिमल रेस्पिरेशन में बेसिकली हम लोगों ने एग्जाम्पल लिया था ह्यूमंस का और ये देखा था कि रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स इन ह्यूमन बीइंग कौन कौन सा होता है। लाइक नॉस्ट्रिल्स होता है, फिर नेजल पैसेज होता है, फिर फेरिंग्स होता है, लैरिंग्स होता है, ट्रैकिया होता है, ब्रोंकाई होता है, ब्रोंकियोस होता है, एल्वियोली होता है। और ये सारा का सारा काम क्या करता है, ब्रीद इन और ब्रीद आउट में हेल्पफुल होता है, मतलब ब्रीद इन और ब्रीद आउट को कंट्रोल करता है, ठीक है। रिब्स, लंग्स, डायफ्राम, ये सारा का सारा पार्ट जो होता है एक्चुअली में रेस्पिरेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, ठीक है। और ये आउटसाइड इन्वायरमेंट से एयर इनसाइड इन्वायरमेंट में, मतलब हमारे बॉडी पार्ट्स में ले जाता है और यही बॉडी ऑर्गन्स या बॉडी पार्ट्स अल्टीमेटली जो एयर में ऑक्सीजन है उसको हमारे सेलुलर लेवल तक पहुंचाने में हेल्प रहता है। मैकेनिज्म ऑफ गैसियस एक्सचेंज, ब्रीदिंग, गैसियस एक्सचेंज क्या होता है, इनहेलेशन, एक्सहेलेशन ऑफ O2 एंड कार्बन डाइऑक्साइड, किस तरीके से ऑक्सीजन किस तरीके से बॉडी पार्ट या बॉडी ऑर्गन से होते हुए किस तरीके से हमारे सेल में पहुंचता है, और फिर सेल से जब रेस्पिरेशन कंप्लीट हो जाता है तो उसका बाय प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड जिसकी की ज़रूरत सेल को नहीं होती है वो किस तरीके से हमारे बॉडी ऑर्गन से होते हुए बाहर चला आता है। ये यहाँ तक हम लोगों ने लास्ट वीडियो में देखा था। अब हम लोग इसके आगे बढ़ेंगे,
ठीक है। बट उससे पहले एक बार यहाँ पर एक चीज आपको ध्यान में रखना है या एक चीज आपको दिमाग में रखना है। हमारे शरीर में या फिर रेस्पिरेशन जो होता है, रेस्पिरेशन बेसिकली ये एल्वियोली पार्ट तक नहीं होता, यहां तक सिर्फ एयर आता है और आने के बाद में ऑक्सीजन चला आता है सेल में, ठीक है। तो सेल में आने के बाद में बेसिकली रेस्पिरेशन हमारा होता है। रेस्पिरेशन इन द सेंस कि हमारा कुछ सेल के अंदर में कुछ और ऑर्गेनेल्स होगा। ऑर्गेनेल्स के बारे में क्लियर कॉन्सेप्ट लेने के लिए, एक्चुअली इसमें बहुत सारे ऑर्गेनेल्स होते हैं, लाइक न्यूक्लियस है, माइटोकॉन्ड्रिया है, फिर उसके बाद साइटोप्लाज्म है, लाइजोसोम्स है, ये सारा का सारा गोल्गी एपरेटस है, ये सारा का सारा ऑर्गेनेल्स होता है सेल के अंदर में, जो कि डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन के लिए असाइन रहता है, मतलब कि डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस करता है। तो इसी में दो ऐसा ऑर्गेनल है या दो ऐसा पार्ट है सेल के अंदर में जो कि बेसिकली हमारा रेस्पिरेशन में हेल्पफुल होता है या रेस्पिरेशन करता है, नॉट हेल्पफुल लेकिन करता है। तो आज हम लोग ये सेलुलर लेवल के अंदर का पार्ट जो होगा वो हम लोग करेंगे। बट इंटायर वर्ल्ड में, इंटायर प्लैनेट में डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिज्म होते हैं और रेस्पिरेशन के लिए रेस्पिरेशन डिफरेंट डिफरेंट टाइप से, नॉट डिफरेंट डिफरेंट टाइप से या डिफरेंट डिफरेंट जगह पर करते हैं, ठीक है। और डिफरेंट टाइप से करने की वजह से उनका जो बाय प्रोडक्ट होता है वो भी अलग अलग होता है, ठीक है, जो कि आगे फ्लो चार्ट में हम लोग अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर लेंगे। तो फिलहाल हम लोग ये देख लेते हैं कि यहाँ पर जो कि लास्ट पार्ट में हम लोगों ने देखा था कि यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड, सॉरी नॉट कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन यहाँ से निकलता है और निकलने के बाद में हेमोग्लोबिन के साथ मिल करके ऑक्सी हेमोग्लोबिन बनाता है और ब्लड के द्वारा होते हुए सेल के अंदर चला आता है। ऑक्सीजन जब डिफ्यूजन के प्रोसेस से अंदर आता है तो फूड वाला जो पार्ट होता है, जो फूड है, ये फूड के साथ में मिल करके साइटोप्लाज्म, बेसिकली यहाँ पर दो पार्ट है, दो चीज है जो कि हमारे लिए रेस्पिरेशन करता है। रेस्पिरेशन इन कहने का मतलब हुआ कि फूड को बर्न करना, जो कि हम लोगों ने लास्ट वीडियो में देखा था, ठीक है। तो इस सेल के अंदर में एक लिक्विड वाला पार्ट होता है। पहला वाला पार्ट होगा सेल मेम्ब्रेन, और इसी मेम्ब्रेन के द्वारा हमारा जो ऑक्सीजन है या फिर जो फूड है या सॉलिड मटेरियल है वो सेल के अंदर में जाता है, ठीक है, विथ अ प्रोसेस कॉल्ड डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस। ये दो ऐसा प्रोसेस है जिसके द्वारा फूड एंड ऑक्सीजन हमारे सेल के अंदर में आता है और अंदर में आने के बाद में फूड बर्न करता है। लेकिन कहां, किस जगह पर बर्न करता है, ये हम लोगों को देखना है। उससे पहले एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने डिफ्यूजन या ऑस्मोसिस के बारे में कोई उतना ज़्यादा क्लियर कॉन्सेप्ट नहीं है तो प्लीज़ आप मेरा प्रीवियस जो लेक्चर है या प्रीवियस वीडियो साइटोलॉजी या सेल वाला जो सबसे पहला वीडियो मैंने अपलोड कर रखा है उसको ज़रूर एक बार फॉलो कीजिए। उसी में आपको डिफ्यूज़न का प्रोसेस, ऑस्मोसिस का प्रोसेस क्लियर कट दिया हुआ है, साथ ही साथ सेल के बारे में पूरा का पूरा, इसके जितने भी ऑर्गेनल्स हैं और उस ऑर्गेनल का क्या काम है ये आपको पूरा का पूरा दिया हुआ है। तो बेसिकली हर एक चैप्टर एक दूसरे से लिंक है और इसी तरह से मैंने अपलोड भी किया है सो दैट कि आपको अच्छे तरीके से पूरा का पूरा समझ में आ जाए। तो आप अगर डायरेक्टली इस चैप्टर को अगर ये कर रहे हैं तो यू कैन डू दैट, बट बिफोर दैट अगर आपको क्लियर कॉन्सेप्ट सेल के बारे में नहीं है तो प्लीज गो थ्रू माय सेल वाला पार्ट, ठीक है। तो देख लेते हैं कि जब ऑक्सीजन यहां पर आ जाता है और फूड यहां पर आ जाता है, फूड मतलब ग्लूकोज सबसे पहले टूटेगा, ब्रेक होगा और ब्रेक होकर के पाइरूवीट में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन कहां, सेल के अंदर में बहुत सारा ऑर्गेनल है। इसमें एक ऑर्गेनल है जिसको कहते हैं साइटोप्लाज्म, ठीक है। साइटोप्लाज्म एक लिक्विड है जो कि पूरे के पूरे सेल में फैला हुआ रहता है। इस साइटोप्लाज्म में हमारा ग्लूकोज ब्रेक होगा और ब्रेक होने के बाद में ग्लूकोज पाइरूवीट में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। यहां तक का जो पार्ट होता है व्हेन ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू पाइरूवेट इनटू साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल, ये कॉमन है इंटायर ऑर्गेनिज्म के लिए। लेकिन इसके बाद का जो प्रोसेस होता है
वो होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। मतलब कि जो टूटा हुआ ग्लूकोज है वो माइटोकॉन्ड्रिया में जाता है और यहीं पर ऑक्सीजन के साथ बर्न होकर के माइटोकॉन्ड्रिया में, और उसके बाद फिर डिफरेंट प्रोडक्ट्स को रिलीज करता है। मतलब कि एनर्जी रिलीज करता है, साथ ही साथ कुछ बाय प्रोडक्ट्स जो कि इसको जरूरत नहीं है वो हमें देता है। लेकिन जिस ऑर्गेनिज्म में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है वहां पर क्या होता है, उस जगह पर प्रोडक्ट हमारा कौन सा निकल आता है। पिछले वीडियो में भी मैंने आपको बता रखा था कि जो फर्मेंटेशन वाला पार्ट है या लैक्टिक एसिड वाला पार्ट है, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, ये मैंने आपको बता रखा था। तो वही चीज हमको यहां पर समझना होगा। तो बेसिकली ग्लूकोज कन्वर्ट होता है पाइरूवेट में। पाइरूवेट, ये पाइरूवेट तक लगभग हर एक ऑर्गेनिज्म के सेल में होता है, चाहे वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो, चाहे वो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो, या फिर हमारे ह्यूमन का मसल्स हो। ठीक है, यहां पर होता है। लेकिन इसके बाद का जो पार्ट होता है जहां पर पाइरूवेट ब्रेक होकर के या बर्न होकर के हमें डिफरेंट प्रोडक्ट देता है प्लस एनर्जी देता है, वो होता है सेल के माइटोकॉन्ड्रिया में। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से ग्लूकोज बर्न होकर के हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है और किस तरीके के ऑर्गेनिज्म में किस तरीके का बाय प्रोडक्ट देता है और कितना एनर्जी देता है। बेसिकली अगर हम पाइरूवेट का बात करते हैं, ठीक है, पाइरूवेट इज नथिंग बट 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स। जब ग्लूकोज और ब्रेक होता है तो ब्रेक होने मतलब 6 कार्बन मॉलिक्यूल इज इक्वल टू ग्लूकोज होता है। ठीक है, जब ये ब्रेक होता है तो ब्रेक होने के बाद में 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स वाला ग्लूकोज बना देता है जो कि पाइरूवेट होता है और सिंपल होता है। और यही पाइरूवेट बेसिकली बर्न होकर के सेल के माइटोकॉन्ड्रिया में जाता है और माइटोकॉन्ड्रिया में हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। ठीक है, अब नॉर्मल, और सबसे पहले बात करते हैं नॉर्मल ऑर्गेनिज्म का, कि नॉर्मल ऑर्गेनिज्म में या जैसे कि हम हैं ह्यूमन बीइंग के सेल में सबसे पहले ग्लूकोज क्या हुआ कि ह्यूमन बीइंग के सेल तक पहुंचा और वहां के साइटोप्लाज्म में ब्रेक होकर के पाइरूवेट में कन्वर्ट हो गया। अब यही पाइरूवेट जो होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया में जाता है, मतलब सेल के माइटोकॉन्ड्रिया में जाता है और इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन वो बर्न होता है और बर्न होने के बाद में हमें प्रोवाइड करता है 3 चीज, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस 38 एटीपी। मतलब ये जो एनर्जी है, एटीपी इज द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। दैट एटीपी इज 38 मॉलिक्यूल्स ऑफ या 38 एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट हमें देता है और यही चीज को यूज किया जाता है सेल के द्वारा टू डे टू डे एक्टिविटीज या अपने अंदर का जो भी प्रोसेस होता है उसको कंप्लीट करने के लिए ये एनर्जी यूज किया जाता है। ठीक है, यहां पर मैंने वही केमिकल इक्वेशन दे रखा है। व्हेन ग्लूकोज C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन, जब ये दोनों मिलता है तो मिलने के बाद में माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर में बर्न होता है एंड इट गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड 38 एटीपी। नाउ अब हम आते हैं हमारे बैक्टीरिया, मतलब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। अब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या होता है कि माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया अगर वहां पर नहीं होगा तो फिर बर्न कौन करता है? तो बेसिकली बैक्टीरिया या यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में उनके साइटोप्लाज्म के अंदर में ही सारा का सारा प्रोसेस हो जाता है। ये कैसे होता है, ये आप अगर मेरा पिछला वीडियो न्यूट्रिशन वाला देखेंगे तो वहां पर आपको पता चल जाएगा कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में किस तरीके से फूड डाइजेस्ट होता है और एनर्जी को कंज्यूम कर लिया जाता है। तो वहां पर अगर हम देखते हैं तो ग्लूकोज आता है सबसे पहले साइटोप्लाज्म में, और मतलब इवन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का साइटोप्लाज्म होता है, भले उसमें माइटोकॉन्ड्रिया या न्यूक्लियस ना हो लेकिन साइटोप्लाज्म होगा। तो साइटोप्लाज्म के अंदर में अगेन वो पाइरूवेट कन्वर्ट होता है। पाइरूवेट कन्वर्ट होने के बाद में वो साइटोप्लाज्म के अंदर ही इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, मतलब वहां पर ऑक्सीजन नहीं रहता। अब साइटोप्लाज्म के अंदर में ऑक्सीजन के बगैर
जब बर्निंग हो रहा है या इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन जब फूड बर्न हो रहा है, तो उस तरीके के रेस्पिरेशन को हम कहते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, जो कि मैंने पिछले वीडियोस में आपको बता रखा है। तो इस जगह पर ऑक्सीजन एब्सेंट रहता है और ऑक्सीजन एब्सेंट होने के बाद में हमें बर्न होकर के 3 चीज को बाय प्रोडक्ट को देता है। पहला रहता है इथेनॉल या फिर इथाइल अल्कोहल, ठीक है, और उसके बाद दूसरा होता है कार्बन डाइऑक्साइड और तीसरा होता है 2 ATP। इन कंपैरिजन अगर हम देख लें तो सेल के माइटोकॉन्ड्रिया में अगर कोई एनर्जी रिलीज हो रही है तो वो 38 ATP है, लेकिन यहां पर 2 ATP है। तो बेसिकली इसका जो बाय प्रोडक्ट है, जहां पर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो यीस्ट है या फिर बैक्टीरिया है वो रेस्पिरेशन कर रहा है इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, मतलब एनारोबिक रेस्पिरेशन कर रहा है, तो उस जगह पर वो एथेनॉल दे रहा है या इथाइल अल्कोहल दे रहा है। दैट्स वाई ये यीस्ट और बैक्टीरिया को उस फैक्ट्रीज में यूज किया जाता है जहां पर फर्मेंटेशन रिक्वायर्ड होता है। ठीक है, चाहे कर्ड बनाने वाली कंपनी हो या फिर अल्कोहल बनाने वाली कंपनी होती है, तो वो बैक्टीरिया और यीस्ट को यूज करती है, या ब्रेड बनाने वाली कंपनी होती है वो यूज करती है इन सभी चीजों को, सो दैट कि वो अल्कोहल को रिलीज करे, ठीक है, या उस गैसियस को रिलीज करे, कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करे, जिसकी वजह से हमारा फूड और फ्लफी हो जाए। ठीक है, तो यीस्ट जो होता है वो अपना बाय प्रोडक्ट इथेनॉल रिलीज करता है। अब हम आते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन, जो कि मसल्स में होता है। तो मसल्स में मतलब कि ह्यूमन के मसल्स में भी हमारा एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है, मतलब कि रेस्पिरेशन इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। जब इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन अगर होगा तो यहां पर किस तरीके का बाय प्रोडक्ट होगा, मतलब किस तरीके का प्रोडक्ट निकलेगा। अगेन अगर हम आते हैं तो ग्लूकोज सबसे पहले साइटोप्लाज्म में आता है, साइटोप्लाज्म से फिर उसके बाद वो पायरुवेट कन्वर्ट करता है, और पायरुवेट करने के बाद में जो मसल सेल्स होता है, ठीक है, अगर आपको मसल सेल्स के बारे में ज़्यादातर जानना है तो प्लीज़ गो थ्रू माई टिश्यू वाला पार्ट, मतलब मैंने टिश्यू ऑलरेडी अपलोड कर रखा है, उसको आप देखिए। इसी वजह से मैं हमेशा लोगों को बताता रहता हूं कि आप प्लीज़ कॉन्सेप्ट लीजिए, ठीक है, कॉन्सेप्ट लीजिएगा तो आगे की जगह पर कभी भी आपको प्रॉब्लम नहीं हो। जब मस्कुलर सेल के पास में पहुंचता है ये चीज़, जहां पर ऑक्सीजन हमें प्रोवाइड नहीं होता है, जिस जगह पर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं हो, ठीक है, सॉरी नॉट माइटोकॉन्ड्रिया, ऑक्सीजन नहीं पहुंचे, तो उस जगह पर क्या होता है कि ग्लूकोज बर्न होता है। यहां पर देखिए ऑक्सीजन नहीं है, यहां पर भी ऑक्सीजन नहीं है, तो जब ग्लूकोज बर्न होता है इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन तो वो 3 चीज को फॉर्म करता है। पहला है लैक्टिक एसिड, दूसरा है H2O और तीसरा है 2 ATP। मतलब कि ये ATP जो है वो बहुत कम रहेगा, एनर्जी बहुत कम रहेगा। अब इस जगह से एक क्वेश्चन अराइज होता है जो कि आप लोगों के दिमाग में होगा कि ह्यूमन सेल्स में जब ऑलरेडी एरोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है, जब हमें एनर्जी 38 ATP मिल ही रहा है, तो भाई मसल्स को क्या जरूरत पड़ गया कि वो अगेन अलग से रेस्पिरेशन करे। ठीक है, इंडिविजुअली वो रेस्पिरेशन करने का क्यों जरूरत पड़ता है? ये बहुत ही जेन्युइन क्वेश्चन है। एक्चुअली में ह्यूमन बीइंग जब नॉर्मल कंडीशन में रहते हैं तो हमारा सेल जो नॉर्मल रेस्पिरेशन होता है वो ही करता है, बट कभी कभी कंडीशन ऐसा आता है जब बॉडी को इंस्टेंट एनर्जी की जरूरत होती है, बहुत जल्दी एनर्जी की जरूरत होती है। जब आप दौड़ रहे हैं, जब आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, जब किसी तरह से किसी जगह पर अगर आप कोई फिजिकल वर्क कर रहे हैं जहां पर आपको तुरंत एनर्जी की जरूरत होती है, तो उस जगह पर ये माइटोकॉन्ड्रिया वाला काम तो हो ही रहा है, ठीक है, वो अपना एनर्जी प्रोवाइड कर ही रहा है, बट हमारे मसल सेल्स को भी जरूरत पड़ जाता है कि वो रेस्पायर करे, सो दैट कि वो तुरंत एनर्जी रिलीज करे, और सिर्फ तुरंत नहीं, जल्दी जल्दी करे और बहुत ज्यादा करे। जैसे ये नॉर्मल कंडीशन में अगर जो अपना नॉर्मल प्रोसेस होता है, पहले साइटोप्लाज्म में आएगा, ब्रेक होगा, उसके बाद फिर माइटोकॉन्ड्रिया में जाएगा, उसके बाद फिर 38 ATP देगा, इट विल टेक सम टाइम, बट एनारोबिक रेस्पिरेशन में टाइम नहीं लेता है। जितना आप एक्सरसाइज करते हैं, जब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करने लगता है, तो उस जगह पर हमारा मस्कुलर सेल्स जो होता है वो विदाउट ऑक्सीजन वो अपना रेस्पिरेशन करने लगता है,
और इस वजह से वो एक बाय प्रोडक्ट देता है जो कि होता है लैक्टिक एसिड। यही वो लैक्टिक एसिड है जिसकी वजह से हमारे मसल्स में वाइल फिजिकल वर्क पेन होने लगता है। तो हम लोगों को ये देखना है इस पूरे फ्लो चार्ट में कि हमारा जो रेस्पिरेशन हो रहा है वो माइटोकॉन्ड्रिया में, मतलब कि एब्स जब प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन देखेंगे तो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन रेस्पिरेशन हो रहा है तो उस जगह पर बाय प्रोडक्ट हमारा कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड 38 एटीपी दे रहा है। जब ह्यूमन मसल्स में ही एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में जब ये कर रहे हैं, मतलब एनारोबिक रेस्पिरेशन जब हम कर रहे हैं तो उस जगह पर हमारा बाय प्रोडक्ट होता है लैक्टिक एसिड देता है। जब हम यीस्ट का बात करते हैं और बैक्टीरिया का बात कर रहे हैं जो कि एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में रेस्पिरेशन कर रहा है तो उस जगह पर इथेनॉल बाय प्रोडक्ट देता है। 9th और 10th के लेवल पर अगर देखें, इवन आईसीएससी के अगर 9th में अगर देखते हैं तो इस तरह के क्वेश्चंस हमेशा उठते हैं, ठीक है, कि भाई जब माइटोकॉन्ड्रिया के माइटोकॉन्ड्रिया में जब प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में रेस्पिरेशन होगा तो उस जगह पर बाय प्रोडक्ट क्या होगा। तो आप लिख सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, H2O एंड 38 एटीपी। उसके बाद ये भी सवाल किया जाता है कि जब मसल्स में इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन जब रेस्पिरेशन होता है तो वहां पर कौन सा केमिकल रिलीज होता है। तो बेसिकली यही लैक्टिक एसिड है जिसके बारे में क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है। चलिए, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं रिस्पायरेटरी पिगमेंट। हमारे शरीर का रिस्पायरेटरी पिगमेंट जो कि प्रीवियस वीडियोस में मैंने ऑलरेडी बात कर रखा है, एक बार हम लोग उसको फिर से रिकॉल कर लेते हैं। डिफ्यूजन अलोन कैन नॉट टेक केयर ऑफ ऑक्सीजन डिलीवरी टू ऑल बॉडी पार्ट्स इन लार्ज साइज्ड एनिमल, सो रेस्पायरेटरी पिगमेंट प्रेजेंट इन द ब्लड सेल टेक्स अप ऑक्सीजन फ्रॉम एयर इन द लंग्स एंड कैरी इट टू द टिश्यूज। मतलब जो बड़े ऑर्गेनिज्म होते हैं या बहुत सारे ऐसे एनिमल्स होते हैं जिसमें कि डिफ्यूजन सिर्फ एक ऐसा प्रोसेस नहीं है जिसकी वजह से ऑक्सीजन हमारे बॉडी सेल में पहुंच जाए, तो उस जगह पर क्या होता है कि हमारे ब्लड का जो ये होता है पिगमेंट होता है, वो पिगमेंट लंग से ऑक्सीजन लेकर के और टिश्यूज के बाद में सेल तक पहुंचाता है। Now, hemoglobin is the respiratory pigment in the blood of human being. It has very high affinity for oxygen and present in RBCs, red blood cell. Red blood cell जब मैं आपको आगे सर्कुलेशन सिस्टम पढ़ाऊंगा तो उस जगह पर मैं रेड ब्लड सेल के बारे में डिटेल वे में जानकारी दूंगा, ठीक है। बट फिलहाल इनिशियली आपको एक चीज जरूर बता देता हूं कि ब्लड में ब्लड सेल्स जो होता है, जो रेड ब्लड सेल रहेगा वो इस तरह से फ्लैटेंड रहता है, थोड़ा जैसा पेड़ा होता है ना उसी तरह का रहेगा। वो इसलिए रहता है क्योंकि इसके अंदर में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं होता है, न्यूक्लियस नहीं रहता है और माइटोकॉन्ड्रिया नहीं रहता है, और इसी वजह से ब्लड में ये कैपेसिटी आ जाती है कि वो ऑक्सीजन को कैरी करे। अब इसी ब्लड में क्या होता है, एक रेड कलर का पिगमेंट होता है जो कि इसके वॉल पे लगा हुआ रहता है, इसको कहते हैं हेमोग्लोबिन। और ये हेमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करके ऑक्सी हेमोग्लोबिन बना देता है और वो ऑक्सीजन को कैरी करके सेल तक पहुंचाता है। हेमोग्लोबिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेड कलर ऑफ ब्लड। हमारे जो ब्लड का सेल ब्लड अगर रेड कलर का है तो उसके लिए हेमोग्लोबिन ही ऐसा पिगमेंट है जो कि जिम्मेदार है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं रेस्पिरेशन इन प्लांट वर्सेस रेस्पिरेशन इन एनिमल। प्लांट में रेस्पिरेशन और एनिमल में रेस्पिरेशन में क्या डिफरेंस है। देयर इज नो गैसियस ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स। द रेस्पिरेटरी गैसेस सिंपली डिफ्यूजेस इन एंड आउट बाय सेल टू सेल डिफ्यूजन। इन एनिमल्स द ब्लड ट्रांसपोर्ट्स द रेस्पिरेटरी गैसेस। मतलब प्लांट में जो ऑक्सीजन होता है उसके लिए एज सच किसी तरह का ऑर्गन नहीं रहता है, मतलब कि गैसियस ट्रांसपोर्ट प्लांट में नहीं होता है। ट्रांसपोर्टेशन मतलब एक जगह से दूसरे जगह पर नहीं हो जाता है, लेकिन गैस का जब ऑक्सीजन का या कार्बन डाइऑक्साइड का जब भी जरूरत पड़ता है प्लांट को, मतलब ऑक्सीजन इनटेक करने का जरूरत होता है तो वो डायरेक्टली एयर से स्टोमेटा के थ्रू लीफ में ले लेता है और अपना काम कर लेता है। लेकिन एनिमल्स में वैसा नहीं होता है। एनिमल्स में ब्लड को ट्रांसपोर्ट किया जो गैसेस है उसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है थ्रू ब्लड, ठीक है। वन ऑफ द एंड प्रोडक्ट ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन इन प्लांट इज इथेनॉल, इथाइल अल्कोहल, व्हाइल इन एनिमल इट इज लैक्टिक एसिड। अगर प्लांट और इसमें बात करें, ठीक है, उसका एंड प्रोडक्ट,
ठीक है, मतलब कि एनारोबिक रेस्पिरेशन जब प्लांट में किया जाता है तो उसका एंड प्रोडक्ट इथानॉल भी होता है, जबकि एनिमल में वैसा नहीं होता है, एनिमल में लैक्टिक एसिड होता है। इन प्लांट्स द प्रोसेस प्रोड्यूसेस लिटिल हीट एज कंपेयर टू एनिमल, मतलब कि प्लांट में जो रेस्पिरेशन के द्वारा जो हीट प्रोड्यूस होता है वो हीट एनिमल के कंपैरिजन में प्लांट में बहुत ही कम होता है। अब कुछ फैक्ट्स के बारे में भी बात कर लेते हैं। फैक्ट मतलब कुछ कमाल का चीज का बात कर लेते हैं, लाइक ह्यूमन एल्वियोली, जो कि हम लोगों ने ब्रोंकाई के बाद में ब्रोंकियोल से होते हुए लास्ट में जब ऐसा बैलून लाइक स्ट्रक्चर का बात किया था, ठीक है, जो कि गैसियस ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है, एक जगह से दूसरे जगह पर। ये जो सारा एल्वियोली को जब हम स्प्रेड कर दें तो वो करीबन 80 मीटर स्क्वायर का होगा। नाउ लंग्स आर इनक्लोज्ड इन प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन कॉल्ड प्लेura, ठीक है, हमारा जो लंग्स होता है वो एक मेम्ब्रेन में कवर्ड रहता है, ठीक है। ये मेम्ब्रेन थोड़ा सा थिक रहता है और विस्कस रहता है, मतलब थोड़ा सा जेली टाइप का रहेगा, ठीक है। और ये जो मेम्ब्रेन रहेगा ये प्रोटेक्ट करता है लंग्स को किसी भी आउटर डैमेज से, ठीक है। मतलब कि अगर मान लीजिए जैसे कि ये हमारा लंग्स है, ठीक है, ये हमारा इस तरह का लंग्स है, ये लेफ्ट एंड राइट वाला लंग्स है, ये ट्रैकिया आया, ये ब्रोंकाई आया, अंदर ब्रोंकियल है। तो ये जो मेम्ब्रेन होता है ये चारों तरफ, सॉरी, ये जो लंग्स है, ये जो लंग्स है दोनों, ये एक मेम्ब्रेन मतलब पतला सा एक मेम्ब्रेन से ढका हुआ रहता है, ठीक है, कवर रहता है चारों तरफ से। इसी मेम्ब्रेन को कहते हैं प्लेura, ठीक है, ठीक है। रेस्पिरेटरी सरफेस ऑफ अमीबा एंड प्लानेरिया इज सेल मेम्ब्रेन, अर्थवर्म एंड लीच इज स्किन, फिश, प्रॉन, मसल्स एंड टेडपॉल इज गिल्स, फ्रॉग इज स्किन एंड लंग्स, ठीक है। अमीबा प्लानेरिया जो है ये अपना रेस्पिरेशन करता है सेल मेम्ब्रेन के द्वारा। अर्थवर्म, लीच ये सब स्किन से रेस्पायर करता है, मतलब कि ब्रीथ करता है, हवा वहां से लेता है। फिश, फ्रॉग जो होते हैं मतलब मेंढक जो होते हैं वो स्किन से भी करते हैं, साथ ही साथ लंग से भी करते हैं। तो फ्रेंड्स यहां तक था हम लोगों का पूरा रेस्पिरेशन यहाँ पर कंप्लीट होता है। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा, इनफैक्ट मेरा ये पूरा का पूरा कोर्स कैसा लगा, क्या मैंने जो भी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ वो आपकी स्टडीज़ में वैल्यू ऐड कर रहा है कि नहीं कर रहा है, आपको अच्छे तरीके से समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, प्लीज़ कमेंट बॉक्स पे ज़रूर लिखें। अगर आपको लगता है कि मुझे कुछ मॉडिफाई करना चाहिए, कुछ ठीक करना चाहिए अपने वीडियोस में, तो प्लीज़ 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 ज़रूर उसके बारे में बताएं, कमेंट बॉक्स में लिखें। और जितने भी लिंक्स हैं, ठीक है, मतलब कि जो भी मैंने आपको बोला था कि फॉलो कीजिएगा सेल वाला पार्ट या टिश्यू वाला पार्ट या न्यूट्रिशन वाला पार्ट, तो इन सबों का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देता रहता हूँ। आप वहाँ से ले करके और उसके बाद फिर मेरा प्रीवियस कोर्सेज को भी फॉलो कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको मेरा पढ़ाने का तरीका कैसा लगा आप ज़रूर मुझे बताइए। अगर नहीं अच्छा लगा तो वो भी बताइए, कहाँ कुछ प्रॉब्लम है वो भी बताइए, सो दैट कि मैं अच्छे से अच्छे वीडियो बना सकूं और आपके पढ़ाई में, एजुकेशन में कुछ ना कुछ हेल्प कर सकूं, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट कोर्स में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।